Hello everyone, welcome back. We are learning respiratory system and today we are practicing exercising the multiple choice questions of respiratory system. Let's start. First question is the membrane surround the lungs means कौन सी membrane है जो lungs को surround करके रखती है. First option is pericardial, mediastinal, pleural membrane or peritoneal. Correct answer is the C. That is the pleural membrane which surround the lungs. पेरिकार्डियल अपन देखते हैं कि पेरिकार्डियल हार्ट को सराउंड करती है. मीडियास्टिनल एक ऐसा पॉइंट है हमारी चेस्ट कैविटी का सेंटर पार्ट है ये, ठीक है, जो अपने स्टर्नम से लेकर तो अपने वर्टिब्रल कॉलम के बीच का जो पार्ट होता है उसके मीडियास्टिनल बोलते हैं. और पेरिटोनियल भी एक ऐसा एक मेम्ब्रेन है, सीरस मेम्ब्रेन है जो अपने एब्डोमेन के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको सराउंड करके रखती है. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में द एवरेज टाइडल वॉल्यूम इज. एवरेज टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट इज 500 ml, देन 400 ml, 600 ml और 700 ml. करेक्ट आंसर इज द ए, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml. एक नॉर्मल पर्सन का टाइडल वॉल्यूम जो होता है तो 500 ml होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर is important in the process of. atmospheric pressure किस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज द ब्लड फ्लो, मैच्योरेशन, रिप्रोडक्शन और ब्रीदिंग. तो डियर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज द डी, दैट इज द ब्रीदिंग. मींस रेस्पिरेशन के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मली रेस्पिरेशन सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय. रेस्पिरेटरी सेंटर किससे स्टिमुलेट होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन, देन ब्लड पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लैक्टिक एसिड. करेक्ट आंसर इसका सी है. रेस्पिरेशन सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरिना इज सिचुएटेड एट विच लेवल ऑफ इन एडल्ट पर्सन. तो देखते हैं अपन जो थोरेक्स होता है, थोरेक्स की जो भी अपनी रिब्स होती है, ठीक है, उसके T3 के लेवल पर होता है कैरिना, या फिर T4 या फिर T6 या फिर T5. तो करेक्ट आंसर इसका बी है. कैरिना जो होता है तो T4 के लेवल पर होता है, ठीक है. आइडियली कैरिना क्या है? वो पॉइंट है जहां पर ट्रैकिया बाइफरकेट होकर ब्रोंकस का फ्रॉन्काई का फॉर्मेशन करता है. राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई से फॉर्म होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मसल्स यूज इन रेस्पिरेशन आर ऑल एक्सेप्ट. मतलब ऐसी कौन सी मसल्स हैं जो रेस्पिरेशन में यूज होती है बट एक मसल्स को छोड़कर. देखते हैं किस मसल को छोड़कर. फर्स्ट ऑप्शन अपने पास में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, ठीक है. एंड फोर्थ वन है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स. तो डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम, ये तीनों की तीनों रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती है, यूज होती है. बट ये जो ऑप्शन डी है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स, ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉज. इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जब रिलैक्स होती है तो क्या कॉज करती है? फर्स्ट ऑप्शन अपने पास में दैट इज द इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन, नो इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन एंड बोथ ए एंड बी. तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ए है, दैट इज द इंस्पिरेशन. जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होती है तो इंस्पिरेशन होता है. और सेम टाइमिंग में क्या होता है कि सेम टाइमिंग में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉज. अब क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो रही है तो क्या हो रहा था? इंस्पिरेशन होता है. अब क्या होगा कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो रही है तो क्या होगा? ऑब्वियसली क्या होगा? एक्सपायरेशन होगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों मसल्स एक दूसरे के अपोजिट वर्क करती है. तो देखिए ऑप्शन देके रखे अपने पास में इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन, नो इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन एंड बोथ ए एंड बी. तो इसका करेक्ट आंसर बी रहेगा, एक्सपायरेशन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में द एक्चुअल गैस एक्सचेंज विद ब्लड अकर इन द, ठीक है. मींस एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है ब्लड के अंदर तो कहां पर होता है, ठीक है. तो देखते हैं अपन फर्स्ट ऑप्शन ए, दैट इज द ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलर डक्ट
एंड एल्वियोलाई। तो करेक्ट आंसर इसका डी है, दैट इज द एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। तो डियर फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द ब्लड इंक्रीजेज, जब कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो क्यों होता है, तो क्या होता है उससे देखते हैं अपन। फर्स्ट इज pH ऑफ द ब्लड इंक्रीजेज, या फिर द ब्लड बिकम द मोर एसिडिक, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीजेज, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज अकर। तो करेक्ट आंसर इसका है बी, द ब्लड बिकम मोर एसिडिक। जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, ब्लड मोर एसिडिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। द नर्व विच सप्लाइज द डायफ्राम इज, डायफ्राम को कौन सी नर्व सप्लाई होती है। करेक्ट अपन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है डायफ्रामेटिक नर्व, फ्रेनिक नर्व, रेडियल नर्व या फिर साइटिक नर्व। तो करेक्ट आंसर इसका बी है, दैट इज द फ्रेनिक नर्व डियर फ्रेंड्स। ठीक है, हमें पता है रेडियल नर्व तो रेडियस को सप्लाई होगी और साइटिक नर्व जो होती है तो ये कहां पर होती है, अपनी लोअर लिम्स को सप्लाई होती है। और जो डायफ्रामेटिक नर्व है ये तो क्या है, मतलब कंफ्यूज होने के लिए दिया गया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द डायफ्रामेटिक इज कॉल्ड, डायफ्राम को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन अपने पास में इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सुप्रारेनियल आर्टरी, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी और सीलिएक आर्टरी। तो डियर फ्रेंड करेक्ट आंसर इसका सी है, दैट इज द इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर एक दूसरे के आगे पीछे रखे जिससे आपको याद रहे। जैसे डायफ्राम को फ्रेनिक नर्व सप्लाई होती है और डायफ्राम को जो ब्लड सप्लाई होती है वो कौन करता है, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी सप्लाई करती है। ठीक है, आगे पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द रेस्पिरेशन रेट इंक्रीजेज प्राइमरली कॉज ऑफ। ठीक है, एक्सरसाइज करते टाइम जो होता है तो रेस्पिरेशन की रेट इनहेंस हो जाती है, इसका कारण क्या है। तो देखते हैं अपन, इंक्रीज ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, या फिर डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन लेवल, या फिर डिक्रीज ब्लड पीएच लेवल, या फिर लिम्ब मूवमेंट एंड इनपुट फ्रॉम द सेरिब्रम। इसका करेक्ट आंसर जो है तो वो है बी, डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन लेवल। क्या होता है कि जब हम कभी एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन कंजप्शन की रेट बढ़ जाती है, इसलिए वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो उसको सफिशिएंट करने के लिए, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, उस ऑक्सीजन की डिमांड को सप्लाई करने के लिए रेस्पिरेशन रेट इनहेंस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट लंग हैव लोब्स, मतलब राइट लंग के अंदर कितने लोब्स है। तो देखते हैं 2 लोब्स, 3 लोब्स, बोथ ए एंड बी, 2 लोब भी 3 लोब भी हो सकते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो डियर फ्रेंड करेक्ट आंसर बी है, दैट इज द 3 लोब्स। राइट लंग के अंदर 3 लोब्स होते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसे बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास में एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स, या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स, या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग एंड एटमॉस्फेयर, या फिर कंबाइनिंग ऑक्सीजन विद आरबीसी टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड लंग इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल है ना, इसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोला जाता है, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग एंड एटमॉस्फेयर इसको ब्रीदिंग बोला जाता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड करेक्ट आंसर ए है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट अपने पास में इंटरनल रेस्पिरेशन, तो ऑप्शन सेम ही अपने पास में डियर फ्रेंड्स। इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इंटरनल रेस्पिरेशन मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर which can be expelled from the lungs during maximal expiration is called। ठीक है, क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा वॉल्यूम, ठीक है, लार्जेस्ट वॉल्यूम जिसको जब अपन एक्सपेल कर सकते हैं लंग्स से, कब, मैक्सिमल एक्सपायरेशन के टाइम पर, तो उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है अपन देखते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं उसे, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, या फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, या फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो करेक्ट आंसर इसका डी है,
that is the expiratory reserve volume. Now next question is, which of the lung volume cannot measure by the simple spirometer? ठीक है, सिंपल स्पायरोमीटर से किस लंग के वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते? ऑप्शन इज टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. करेक्ट आंसर इज द बी, दैट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम. नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल इज कॉल्ड. एल्वियोलाई की वॉल जब डिस्ट्रक्ट हो जाती है तो उसको क्या बोला जाती है, मतलब डैमेज हो जाती है? एम्फेमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फेसिमा या फिर लंग एब्सिस. करेक्ट आंसर इज द सी, एम्फेसिमा. नेक्स्ट वन इज Mantoux test is the sensitivity test for. Mantoux test एक sensitivity test है, वो किसके लिए होता है? एड्स के लिए, ब्रोंकाइल अस्थमा का पता करने के लिए, एलर्जिक डिसऑर्डर का पता करने के लिए या फिर ट्यूबरकुलोसिस के लिए. तो डियर फ्रेंड, ये करेक्ट आंसर डी है, दैट इज द ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती है Mantoux टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ एन एडल्ट ट्रेकिया इज. एडल्ट पर्सन के अंदर ट्रेकिया की लेंथ कितनी होती है? 6 to 8 सेंटीमीटर, 10 to 11 सेंटीमीटर, 14 to 15 सेंटीमीटर और 16 to 20 सेंटीमीटर. करेक्ट आंसर इज द सी, दैट इज 14 to 15 सेंटीमीटर. नाउ the cartilage that completely encircle the larynx with the narrow part anteriorly and the broad part posteriorly is called. जैसे भी क्या होता है कि कार्टिलेज, वो कौन से कार्टिलेज है जो पूरी तरीके से इनसर्कल होता है लैरिंग्स को, ठीक है, जिसका जो नेरो पार्ट एंटेरियर होता है और ब्रॉड पार्ट जो होता है तो पोस्टेरियरली होता है. उन कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो अपन देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एरिटेनॉइड कार्टिलेज या फिर एपिग्लॉटिस. तो डियर फ्रेंड, करेक्ट आंसर इसका बी है, क्रिकॉइड कार्टिलेज. और ओनली क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या होता है? कंप्लीटली इनसर्कल होते हैं, बाकी सबके सब क्या होते हैं? सी शेप के होते हैं, इनकम्प्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइनसेस आर. साइनसेस क्या है? कैविटीज इन नेजल बोन, चैम्बर कंटेनिंग विट्रस ह्यूमर इन आई, चैम्बर प्रोड्यूसिंग ईयरवैक्स या फिर वॉइस बॉक्स. इसका करेक्ट आंसर डियर फ्रेंड ए है, दैट इज कैविटीज इन द नेजल बोन, उसको बोला जाता है साइनसेस. नाउ टाइडल वॉल्यूम इज. टाइडल वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर मूव इनटू एंड आउट ऑफ द लंग ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन या फिर फोर्सफुली एयर इनहेल आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन या फिर फोर्सफुली एयर एक्सहेल आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन या फिर एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन. करेक्ट आंसर डियर फ्रेंड टाइडल वॉल्यूम का ए है, मींस नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर मूव इनटू एंड आउट ऑफ द लंग ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. ठीक है, वैसे ये जो फोर्सफुली इनहेल एयर आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन को बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको बोला जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक फोर्सफुली एक्सहेलेशन होता है नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद में, तो और फोर्सफुली एक्सहेलेशन करने के बाद में भी जो एयर हमारे लंग्स के अंदर रिमेन रहती है ना, उसको बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, टाइडल वॉल्यूम मतलब के नॉर्मल अमाउंट जो एयर का हमारे लंग्स के अंदर जाता है और लंग्स से बाहर आता है, ठीक है, एक नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम में, तो इसको बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी इन रिलेशन टू वेंटिलेशन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट. अपनी जो नेजल कैविटी है वो वेंटिलेशन के टाइम पे उसका जो नॉर्मल फंक्शन है उसका क्या रिलेशन है, इनके साथ में देखते हैं. वार्मिंग ऑफ इंस्पायर्ड एयर टू बॉडी टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिफाइंग द एयर अप टू 100% सेचुरेशन या फिर रिमूवल ऑफ पर्टिकुलर मैटर फ्रॉम एयर या फिर डिसइंफेक्ट द एयर एंटरिंग इनटू द लंग्स. तो डियर फ्रेंड्स, क्या करता है हमारी जो नेजल कैविटी, ये हमारी जो एयर हम इंस्पायर करते हैं उसको वार्म करती है, ये इसका फंक्शन है. इसके अलावा क्या होता है, ह्यूमिडिफाई द एयर अप टू 100% सेचुरेशन. 100% सेचुरेशन तक तो कभी नहीं करती, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी आएगा. ठीक है, क्योंकि इसको छोड़कर 100% सेचुरेशन, ह्यूमिडिफाई द एयर अप टू द 100% सेचुरेशन को छोड़कर हमारी नेजल कैविटी सभी काम करती है. ठीक है, वार्म एयर को वार्म भी करती है, उस एयर में से मैटर को रिमूव भी करती है, मतलब फॉरेन पार्टिकल्स को, और हमारे लंग्स के अंदर घुसने वाली जो एयर है उसको डिसइंफेक्टेंट भी करती है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी आएगा. ठीक है, ह्यूमिडिफाई द एयर अप टू द 100% सेचुरेशन, ये नेजल कैविटी नहीं करती. तो डियर फ्रेंड्स, ये थे अपने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटिंग टू द
रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपके आंसर की है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।